हेलो डियर्स, आई एम उमार रमन पाठक। आज के इस लेक्चर में समझेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो उस हालत में भारत का संविधान कैसे वर्क करेगा, क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं भारत के संविधान में, ये समझेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी प्रोविजन टू डील विद एनी अनफॉरसीन सिचुएशन अराइजिंग इन कंट्री। भारत के संविधान में इमरजेंसी के लिए अलग से कुछ प्रोविजन हैं, स्पेसिफिकली प्रोविजन हैं जो कि उस कंडीशन में वर्क करते हैं जब भारत में कोई अनफॉर्सीन सिचुएशन है इमरजेंसी की, तब उस कंडीशन में वो काम करेगा। द लॉजिक बिहाइंड, इसके पीछे जो लॉजिक है, देम इज प्रोटेक्ट यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। ये इमरजेंसी प्रोविजन करने के पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि इसके द्वारा अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और उसके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे कोई दिक्कत आती है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही भारत की यूनिटी मतलब अखंडता, इंटीग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता एंड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक, उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को इम्पोज करेंगे या भारत में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये पावर किसके पास है? ये पावर है भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास। तीन तरह के इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म रिवेलियन। कब कब लग सकती है? जब क्या हो, कोई शत्रु बाहर से, विदेशी शत्रु हमला कर दे तब हो सकता है। एक्सटर्नल एग्रीगेशन, बाहर से कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत की यूनिटी या सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी या उसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या हो, वो डिस्टर्ब हो सके। या फिर क्या हो कि आर्म्ड रिवेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तब क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात लगाते हैं आर्टिकल 352 का यूज करके। अच्छा, भारत में वार के कंडीशन में कई बार इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। सबसे पहले लगी थी इंडिया चाइना वार के टाइम पे, ठीक है, 1962 में। फिर इंडो पाकिस्तान वार के टाइम पे 1962 में, पहली चाइना के वार के टाइम पे, दूसरी फिर इंडो पाकिस्तान वार 1965 में, फिर इंडो पाकिस्तान 71 में, और उसके बाद इंटरनल इंटरनल आधार पे या कह सकते हैं आंतरिक विद्रोह की आशंका के आधार पर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, 1977 तक 19 महीने के लिए। इस पे काफ़ी सारा विवाद है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, लेकिन ये उन्होंने इस आधार पर लगाया था कि भारत में आंतरिक विद्रोह की आशंका है। उसके बाद फिर जितनी बार भारत पाकिस्तान का वार हुआ है या इंडिया चाइना का वार हुआ है तब लगाई गई वार लाइक सिचुएशन में, और एक बार आंतरिक विद्रोह की उम्मीद में लगाई गई आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। इसके प्रयोग करने के बाद भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर सस्पेंड हो जाते हैं। केवल आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, ये केवल बचा रहता है। बाकी कहते हैं कि इमरजेंसी में 20-21 बचा रहेगा, लेकिन वो सस्पेंड ज्यादातर कर सकता है, केवल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी तरह की इमरजेंसी में। दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356, इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अगर किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पे क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लगा देता है, और पावर जो है वो फेडरल के पास या केंद्र के पास आ जाती है। राष्ट्रपति इनडायरेक्टली रूल करना शुरू कर देता है। दूसरा यह है इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कंप्लाई विद डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। अगर क्या करता है, केंद्र द्वारा जो निर्देश है उस केंद्र के निर्देश को स्टेट मानने से, या जो यूनियन के पार्ट्स हैं, राज्य ही हैं, प्रोविंसेस, वो मानने से मना कर दें, तब भी क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। ये दोनों के दोनों काम किए जा सकते हैं आर्टिकल 356 में। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल रूल है ये हर राज्य में लगभग लगा है। सबसे ज़्यादा बार पंजाब में लगा है क्योंकि पंजाब काफ़ी समय तक अशांत रहा है और इस पर कई बार विवाद भी हुआ है। कई राज्यों की सरकारें 356 का प्रयोग करके हटाई गई हैं और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल भी हुई हैं। तो इस पर काफ़ी कुछ
विवादित क्लाज भी है ये। फिर तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, ये फॉर सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। जब भारत की क्या हो, साख एकदम से प्रभावित हो जाए, लगे कि अब देश डिफॉल्ट कर जाएगा या भारत जो है आर्थिक संकट की स्थिति में आ गया है, तब क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है राष्ट्रपति से कह के, और उस कंडीशन में लोगों के खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी सकती है, उनके खाते के पैसे नेशनल के काम में या कंट्री के काम में यूज किए जा सकते हैं, डीडी ड्राफ्ट रोका जा सकता है, उनकी बहुत सारी जो लाभ हैं उसको रोका जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत में आज तक आर्टिकल 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन देश में नहीं आई है। ड्यूरिंग इमरजेंसी आवर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। जब ऐसा होता है, क्योंकि भारत एक फेडरल है, राज्यों का संघ, ठीक है, और राज्यों के पास भी पावर है और केंद्र के पास भी पावर है, लेकिन जब भी इमरजेंसी लगती है तब राज्य क्या हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर खुद खत्म हो जाता है, फिर केवल यूनिटरी सिस्टम की तरफ पूरे तरह से देश काम करता है, एक शासन जिसको कह सकते हैं, और इसमें मार्शल लॉ जैसे कानून भी इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, सेना डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को जो उचित लगे वो क्या कर सकता है। तो ये 352, 356 और 360 यही इमरजेंसी है। कौन इम्पोज करता है, प्रेसिडेंट। कौन सा फंडामेंटल राइट बचा रहता है, बाकी सस्पेंड किए जा सकते हैं, आर्टिकल 21, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उसे को छोड़ के सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, शुभ संध्या।